Hello students, welcome to Talk. And today's topic is the fundamental unit of life from class 9. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ का आपको ऐसा सबसे बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट का मतलब ही क्या है? बेसिक पार्ट, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की हम सबसे छोटी यूनिट पे चले जाएं जिसे जोड़ जोड़ के पूरी लाइफ क्रिएट हुई है, दैट विल बी फंडामेंटल यूनिट एंड विच इज नोन एज सेल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. अब ये सेल डिस्कवर्ड कैसे हुआ? हु डिस्कवर्ड सेल? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल? यस, आंसर इज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इज द साइंटिस्ट. उसने क्या किया, जो बार्क ऑफ द ट्री होती है, कॉर्क सेल, ठीक है, उसने कॉर्क सेल लिए. कॉर्क सेल मतलब बार्क ऑफ द ट्री के सेल, और उसने खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में उसे देखा. ठीक है, खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा तो ही डिस्कवर्ड द बार्क ऑफ द सेल्स, बार्क ऑफ द ट्री सेल्स आर लुक लाइक दिस वे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एज यू कैन सी ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता होता है हनी कॉम्ब, है ना? तो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये बीच में ब्लू ब्लू इज शोन एज न्यूक्लियस. ठीक है, दीज आर न्यूक्लियस. ओके, इसके बाद इसने लेटर ऑन ही विल ऑब्जर्व द पील ऑफ द अनियन. उसने अनियन का पील ले लिया जो ट्रांसपेरेंट होता है, दैट इज द फाइन ट्रांसपेरेंट एंड थिन लेयर. उसने किस में ऑब्जर्व किया? उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. अब लेटर ऑन उसके पास अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप आ गए थे. ठीक है, there he observed the peel of the onion and it will look like the same way as honeycomb like structures. ठीक है, तो फिर later on पहले न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ, ये सेल डिस्कवर हो गया. इसके बाद हम न्यूक्लियस को डिस्कवर करेंगे. न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? यू हैव टू लर्न द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन. ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने उसे डिस्कवर किया था. फिर एक सेल थ्योरी आई. सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? पहले साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, शेल्डन एंड श्वान. ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने लेटर ऑन, फिर इन्हीं के बाद एक और साइंटिस्ट आया था, वर्च्यो. उसने इस सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करा था. अब सेल थ्योरी कहती क्या है? क्या था भाई ऐसा सेल थ्योरी में जो इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ऑब्जर्व किया या वर्च्यो ने ऑब्जर्व किया? क्या था कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. कि हर एक नया सेल जो हमारी लाइफ में बन रहा है, दैट विल बी कम्स फ्रॉम और अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं से आया होगा ये नया सेल्स, उन्हीं के डिविजन की वजह से. ठीक है, तो सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय शेल्डियन एंड श्वान. और later on it is described by Virchow. Virchow is the one more scientist who described the cell theory in detail. ठीक है, अब हमें ना जनरल सेल स्ट्रक्चर देखना है. देखते जाओ जनरल सेल स्ट्रक्चर. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, यू कैन कॉमेंट मी. ठीक है, दिस इज द सेल. ये सेल बनाया हुआ है मैंने. ठीक है, सेल येलो पोर्शन इज साइटोप्लाज्म. जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म. ठीक है, आई हैव रिटन हियर साइटोप्लाज्म. ये सेल के बाहर जो यहाँ पर कॉर्नर में इधर लेयर होगी, ठीक है, ऐसे मान लो ये एक लेयर है. ठीक है, यहाँ पे मैंने डिपिक्ट नहीं किया, बट इट इज सेल मेम्ब्रेन. ये जो आउटर लेयर होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन से प्लाज्मा. फाइन. आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद we have inside it the yellow portion is cytoplasm which is the jelly like substance filled inside the cell membrane. ठीक है, देन द ब्लैक पार्ट, ये ब्लैक कलर की सर्कुलर लेयर दिख रही है आपको छोटी सी, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इसके अंदर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस एक सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, एक पोर्शन है जिसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है. डीएनए इन एंड इट कंसिस्ट ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. ठीक है, that will be present in the nucleus. Okay, and nucleus is enclosed by the membrane known as nuclear membrane. Okay, fine. अच्छा, एक और टर्म होती है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब हम साइटोप्लाज्म, ये येलो वाले पोर्शन को एंड देखो, ये येलो वाले पोर्शन को एंड ये पिंक वाले पोर्शन को, इनको सबको एक साथ मिला दे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कंटेंट है मैं सबको एक साथ इसको कंसीडर कर लूं, तो वी कैन से इट इज प्रोटोप्लाज्म. ओके, क्लियर है? क्या होगा प्रोटोप्लाज्म? जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हम एक साथ हम कहें इनको कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो मिक्सचर बन रहा है और जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के जो कुछ भी प्रेजेंट है लिक्विड और जेली लाइक, दैट विल बी प्रोटोप्लाज्म. ओके, आफ्टर दैट प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय, यस, किसने डिस्कवर किया था इसको? पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट था. पुरकिंजे डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म. ओके, फाइन. आफ्टर दैट ये जनरल स्ट्रक्चर था सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बेसिक चीज है, ये छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, मगर अभी 9th के हिसाब से आपकी बुक में जो डायग्राम दिए दो, एक तो एनिमल सेल और एक प्लांट सेल.
आपने वो ही लर्न करने, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको डिस्कवरी वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या था, सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ था बाय रॉबर्ट हुक थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप बाय द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अनियन पील को ऑब्जर्व किया, तो ही ऑब्जर्व दैट द सेल विल लुक लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस एंड शेल्डन श्वान गिव द थ्योरी सेल थ्योरी. Cell theory says new cells are arises from the pre-existing cells. Okay. Later on, this theory is further explained by scientist Virchow. Okay. यहाँ पर हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाला हमने साइंटिस्ट का नाम भी पढ़ लिया, पुरकिंज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दो तरीके से मैंने क्लासिफाई करे हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यहाँ पर फर्स्ट किससे किया है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम देखेंगे तो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं ऑर्गेनिक, आइदर दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियरली दिख रहा है आपको, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनि का मतलब ही क्या होता है, वन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल हो, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, ठीक है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मीन्स मैनी, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, दे आर नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये डेफिनेशन भी लिखी है, ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स आर नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ इसके एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ये ना बिल्कुल ऑन टिप्स आपको लर्न होनी चाहिए विद स्पेलिंग। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड पैरामेशियम, ये तीन आपने एग्जाम्पल रखने हैं याद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब किस में आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, ठीक है। तो टाइप ऑफ, एक टाइप तो हमारा क्लियर है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई कर दिया। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने दो टाइप के क्लासिफिकेशन किए हैं कि दो टाइप का न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट हो सकते हैं या तो यूकैरियोट। प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, यानी कि पुराने टाइप का, जिसमें बहुत कुछ क्लियर ना हो, ठीक है। कैरी मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कैरी मीन्स न्यूक्लियस, तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होगा, बहुत क्लियर दिखेगा, ठीक है। इधर प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा, इट हैज प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, फॉल्स। इट हैज ट्रू न्यूक्लियस, देखो डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इसके जो ये आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये क्लियरली आपको दिख नहीं रही, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा न्यूक्लियस है और कौन सा साइटोप्लाज्म है ना। ये वाली मेम्ब्रेन आपको दिखनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे कोई अलग से ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से इन दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो, अभी तो आप सोच रहे होगे कि भाई मैं तो कर पा रहा हूँ, वो तो तब कर पा रहे हो ना जब ये इसका कलर मैंने पिंक बना दिया है, ठीक है। कलर थोड़ी डिफाइंड होता है, सपोज इस कलर को ऐसे ही कर दें, ये लो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अब न्यूक्लियस कहाँ है, नहीं कर पा रहे ना। और अगर मैं इस केस में कर दूं ये येलो, देखो दोनों केस में आप अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसमें ये न्यूक्लियस, मगर इसमें तो कर ही नहीं पा रहे, इसलिए मैंने न्यूक्लियस को सिर्फ दिखाने के लिए पिंक से दिखाई, ये सेम ही कलर का होगा जैसे सेम कलर का ऊपर बना, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्या कहना चाहता है, प्रिमिटिव और फॉल्स न्यूक्लियस, इतना न्यूक्लियस फॉल्स होता है कि इसकी मेम्ब्रेन हमें ना दिखती है क्लियरली और ये साइटोप्लाज्म से पूरी तरीके से मिला होता है, तो इसलिए प्रिमिटिव, ठीक है। और इसका ट्रू न्यूक्लियस है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। फिर न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस इज, इस यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इधर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो ये है स्मॉल इन साइज, प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज, ये कैसे होते हैं, लार्ज साइज, फाइन। इसके बाद यहाँ जो क्रोमोसोम, इसमें कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम, यहाँ पर मैनी क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे इस तरीके से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, जैसे इसके अंदर सेल के अंदर, ये समझो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही सेल की बॉडी में बहुत सारे, वैसे ही हम जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन है, ऐसे ही इनके में ऑर्गन ही होंगे, उन्हीं का नाम दे रखा ऑर्गेनिली, छोटी छोटी होंगी तो इनका नाम दे दिया ऑर्गेनिली, जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारे पास किडनी है, लिवर है, हार्ट है ना, हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही इसके पास अलग अलग ऑर्गेनिलीज हैं। हम पढ़ेंगे एक एक करके, 6 ऑर्गेनिलीज हैं,
आपने वही पढ़नी है, उनका फंक्शन पढ़ना है कि भाई सेल के लिए वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। और जैसे न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ऐसे ही जो ऑर्गेनेली होंगी उनकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होंगी इन दिस केस, बट हेयर यू कैन क्लियरली सी ऑर्गेनेलीज की भी एक क्लियर बाउंड्री दे रखी है आप, ठीक है। तो इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन दिस यूकैरियोट, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बताना चाह रही हूँ मैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर डिफरेंस आएगा यू हैव टू राइट दिस ओनली, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल? अब सेल जो है वो बना किस चीज से हुआ है, ठीक है, किस किस के थ्रू बना हुआ है, आपने अब वो चीज देखनी। तो सेल पे आ जाओ वापस से, जो सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा है। सबसे पहले बाहर वाली मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहले आपको इसी के बारे में, हम सबसे पहले यहीं पर आ गए। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर है, कवर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये बताओ, कोई भी चीज आउटर मोस्ट है, अगर लेयर है एक तरीके की बाहर, ठीक है, तो मुझे ये बताओ वो क्या करेगी, हेल्प करेगी हमें किसी चीज में? आउटर मोस्ट कवरिंग है, अगर बाहर की एक लेयर है, देन हाउ इट विल हेल्प अस? बाहर वाली, आप अपने घर पे सोचो, घर के बाहर वाली लेयर क्या होती है? वॉल, है ना। अब वो वॉल क्या करती है? आपको एक तो प्रोटेक्ट करती है, एक काम तो इसका प्रोटेक्शन का हो गया, दूसरा क्या होगा? जैसे वॉल्स क्या करती हैं, उसके थ्रू इंसान जो है अंदर आते हैं बाहर आते हैं, है ना, बाहर जाते हैं, ये दो चीजें होती हैं। या तो प्रोटेक्शन करेगी वो, कोई चीज बाहर से अगर ऐसे हार्मफुल आ रही है तो उससे हमें, अंदर वाली चीज को, अंदर हम रहते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगी वॉल, है ना। और क्या काम है कि उस वॉल के थ्रू ही, वहां पर गेट लगा हुआ है एक चैनल, उसके थ्रू ही अंदर बाहर लोगों का आना जाना होता है, एग्जिट और एंट्री होती है, ठीक है। तो सेम काम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी, आउटर मोस्ट होने की वजह से एक तो प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन करेगी, और क्या करेगी? इट अलाउज और परमिट द एंट्री एग्जिट ऑफ सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, कुछ ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर बाहर आने देंगे, ठीक है, ऑफ द सेल थ्रू इट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको क्लियरली समझा देती हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से अपने मॉलिक्यूल सिलेक्ट करता है कि कौन मेरे अंदर से अंदर बाहर जाएंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बाहर, तो ये सिलेक्टिव है, इसमें से कुछ गिने चुने ही लोग अंदर बाहर जा सकते हैं इस सेल के, ठीक है। ऐसा नहीं है हर एक मॉलिक्यूल अंदर आ जा रहा है या हर एक मॉलिक्यूल बाहर चला जा रहा है, ये नहीं होती। आप अपने घर का एग्जाम्पल लगा लो, आप अपने घर में उसी इंसान को आने दोगे या उसी इंसान को जाने दोगे जिसे आप चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कोई हार्मफुल, कुछ कोई हमें हार्म करने आ रहा है, लाइक चोर आ रहा है कोई, तो आप कह दोगे कि आ जाओ आ जाओ? नहीं कहोगे ना, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर है, आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी सिलेक्टिव है, ये कुछ ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट की एग्जिट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंट्री प्रोवाइड करती है, एंट्री और एग्जिट टू सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ओनली, दैट इज व्हाई इट इज सिलेक्टिव। इसीलिए ये सिलेक्टिव है, क्योंकि सिलेक्ट कर रही है अपने आप से अपने फेवरेट मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और यू कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज रिटन हियर, ठीक है, कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, okay, yes, clear। आफ्टर दैट, अब ये जो मटेरियल्स हैं, मैंने बताया कि भाई कुछ मटेरियल्स को वो स्पेसिफिकली चूज करती है, ये अब कौन से मटेरियल है भाई, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनको वो चूज कर रही है? यस, तो मटेरियल्स दैट ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं भाई? या तो होंगे गैसेस या होंगी वाटर, ठीक है। या तो गैसेस का एक्सचेंज होएगा अंदर बाहर, ये सेल है तो सेल के अंदर बाहर आइदर गैसेस एक्सचेंज होएगी या फिर वाटर एक्सचेंज होगी, ठीक है, आइदर गैसेस एक्सचेंज और आइदर वाटर विल बी एक्सचेंज। अगर गैसेस का एक्सचेंज होएगा, ठीक है, तो हम प्रोसेस कहेंगे डिफ्यूजन, और अगर वाटर का एक्सचेंज होएगा तो हम प्रोसेस कहेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर है? दो प्रोसेसेस हैं, अगर गैसेस आपस में अंदर बाहर जा रही हैं तो वी विल से डिफ्यूजन विल अकर, एंड अगर वाटर अंदर बाहर मूव कर रहा है देन वी विल से ऑस्मोसिस विल अकर। अब होता क्या है ये? द मूवमेंट ऑफ गैसेस, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर गैसेस की मूवमेंट होगी, यहाँ वाटर की होगी, ठीक है। एक देखो कहाँ डिफरेंस है। The movement of gases from a region of high concentration to the region of low concentration through semi-permeable membrane is called
डिफ्यूजन। अच्छा, ये लाइन भी लिखनी जरूरी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होएगा ये एक्सचेंज, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इधर वाटर का एक्सचेंज होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल में। यस, क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अब जरा ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब तेरा, ध्यान से देखो, मतलब है यहाँ पे जैसे सपोज एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, बीच में से ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अंदर तो ये पूरा भरा हुआ है, इधर ये आधा ही भरा हुआ है। आपके हिसाब से आप पानी किधर से किधर मूव करना चाहिए? यस, जैसे कि एरो दिखा रखा है इस तरफ, वाटर तो इस तरफ ही मूव करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, और इधर वाले कंटेनर में लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है वाटर? हाई टू लो की तरफ मूव करेगा वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर होता है मेरा सॉल्वेंट। तो यानी कि सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करना चाहिए? सॉल्वेंट हाई टू लो की तरफ, ठीक है। वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट किस तरफ मूव कर रहा है? हाई टू लो। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है फिर? सोल्यूट होता है जो कम अमाउंट में डलता है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर डलता है। तो अगर सॉल्वेंट मेरा हाई टू लो जा रहा है तो इसकी मूवमेंट किधर होनी चाहिए? लो टू हाई। यस, क्लियर है? ठीक है, सोल्यूट की मूवमेंट किधर होनी चाहिए? लो टू हाई। फाइन। अब इस ऑस्मोसिस पे ये दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सेम सेम है। यही कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लो की तरफ जाएगा, मगर किस मेम्ब्रेन से? बीच में ऐसे समझ लो वो है सेमी परमिएबल में, ऐसे समझो ना। ये था सेल, था इस सेल के थ्रू, अगर मान लो यहाँ हाई है तो ये इधर मान लो लो होगा, तो हाई से लो की तरफ जाएगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है? और अगर बाहर हाई है तो अंदर की तरफ मूव करेगा। अब ये अंदर बाहर किस तरीके से मूव करता है, इसीलिए हमारे पास टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन से हैं, इसी चीज को देखने के लिए वी हैव टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन, यस, कौन कौन से हैं? 3 टाइप के सोल्यूशन हैं, ठीक है। ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दैट आर, पहला हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज इधर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इधर बीच में होएगा हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ध्यान से समझना ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको एक उसके थ्रू समझाती हूँ, डायग्राम के थ्रू। देखना डायग्राम जरा क्या बता रहा है। ये एक कंटेनर, ठीक है, तीनों जगह कंटेनर तो है भाई, तीनों जगह कंटेनर रखना, कंटेनर के अंदर भी पानी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे रख दिया आपने सेल, कोई भी सेल डाल दी, सेल, ओके। अब मैं इसको क्लियरली शो करने के लिए मैं एक चीज देखो सिलेक्ट करके यहाँ पे बना ही देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। जहां पर मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ ना, वहां पे ये समझ लो पानी ज्यादा है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है सेल के बाहर पानी ज्यादा है ना, सेल के बाहर ज्यादा है, और इस केस में सेल के अंदर ज्यादा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इस केस में मैं इक्वल इक्वल लिख रही हूँ क्योंकि दोनों केसेस में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे बताओ, अभी आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाना, वाटर की मूवमेंट करानी है मुझे हाई से लो की तरफ। तो अब मुझे बता दो इन दोनों में से हाई किस तरफ है, सेल के अंदर है या सेल के बाहर है? यस, वी ऑल नो सेल के बाहर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर कैसी है? लो कॉन्सेंट्रेशन। एंड यू नो किस तरफ जाएगा मूवमेंट, किस तरफ होगी? हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगी, वाटर होगी या नहीं होगी? यस, होगी। एंड इन दिस केस यहाँ पर हाई है, ठीक है, और बाहर हमारी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से हाई से लो की तरफ इस तरीके से मूव होगी। अब मुझे बताओ सेल के अंदर पानी घुसेगा तो सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स सेल विल बी स्वेल, सेल क्या हो जाएगा मेरा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। और इसमें सेल के अंदर से मैंने पानी निकाल लिया, अगर सेल के अंदर से मैं पानी निकाल रही हूँ, ऐसे समझो बलून के अंदर से मैंने पानी निकाल लिया, तो बलून विल श्रिंक ना, तो सेल विल श्रिंक। क्या हो जाएगा इस केस में? सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में सेल जो है स्वेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बलून है, अब बलून के अंदर पानी भर दिया आपने, पानी पहले कम था बलून के अंदर,
अब आपने और पानी डाला है तो ऑब्वियस सी बात है दैट द सेल, ठीक है, द सेल विल बी स्वेल इन दिस केस. नाउ द थर्ड वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. हियर दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है. अगर दोनों तरफ बराबर होगी तो क्या इस तरफ या इस तरफ कोई मूवमेंट होगी? नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. तो यू विल राइट देयर इज नो नेट मूवमेंट. ठीक है, यू हैव टू राइट सेल विल रिमेन एज इट इज रहेगा, जैसा है. रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा. देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल. क्लियर है? ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ लिया, आइसोटोनिक पढ़ लिया, हाइपरटोनिक पढ़ लिया. अब आप क्या सोच रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये बता दो? नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा. अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, पहले आप वो कॉन्सेप्ट देख लो. मैंने क्या बताया यहाँ पर, अभी आपने पढ़ा कि वाटर की मूवमेंट होगी. वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट. और वाटर की मूवमेंट अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो ऑस्मोसिस के थ्रू? हाई टू लो. हाई टू लो ना. जो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, उसके अंदर सब कुछ आपको सॉल्यूट का दे रखा होगा, सॉल्वेंट का कुछ नहीं दे रखा होगा. ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट का. अगर सॉल्वेंट दिया होगा तो सीधा सीधा आप लिखोगे कि भाई हाई से लो की तरफ जाएगा. मगर अगर यही चीज सॉल्यूट होती मेरी, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में डलता है, सॉल्यूट की मूवमेंट किधर से किधर हो जाती? जब सॉल्वेंट मेरा हाई टू लो है तो सॉल्यूट किधर से किधर तक हो जाता मूवमेंट? लो टू हाई. यस, क्लियर है? लो टू हाई की तरफ मूव करेगा. अब आपको क्वेश्चन के लिए दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट जो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी उनमें यही यूज होएगा. आपको लो से हाई याद रखना, क्योंकि वो जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो आपको फॉर श्योर सॉल्यूट की दी होगी, सॉल्वेंट का वो नाम ही नहीं देगा. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ, देखो. वट विल हैपन, वट विल हैपन टू द रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल of concentration 0.9% weight by volume when placed in, when placed in, when placed in 0.01% NaCl solution. ठीक है, अब जो भी आपको वैल्यू दे रखी है ना, ये 0.9% और 0.01%, ये सॉल्यूट की वैल्यू. अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल था तो रेड ब्लड. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू द सेल, इस रेड ब्लड सेल को होगा क्या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.9. इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.9%. ठीक है, और व्हेन प्लेस्ड इन, इसको किस में डाल दिया गया? हमने एक सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन. तो ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको रख दिया. इस बाहर वाले सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 0.01% है. ठीक है, और मैंने क्या बताया था, ये जो भी आप क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी होंगी वो सॉल्यूट की होगी, और सॉल्यूट के लिए आपको मूवमेंट कहाँ से कहाँ करानी है? लो से हाई. तो अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि लो कौन है और हाई कौन है. बताओ, इन दोनों वैल्यूज में से लो वैल्यू कौन सी? 0.9 छोटा या 0.01? यू कैन क्लियरली सी 0.01 इज लो वैल्यू. ठीक है, एंड दिस इज हाई वैल्यू. और मैंने क्या बताया, अब आपको हाई टू लो नहीं कराना, लो टू हाई कराना है मूवमेंट. क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट का अमाउंट है और सॉल्यूट के हिसाब से करा रहे हैं मूवमेंट. सॉल्यूट के हिसाब से लो टू हाई जाएगा, सॉल्वेंट के हिसाब से हाई टू लो जाएगा. अगर ये तो सब सॉल्यूट की बात हो रही है, तो इसलिए मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? खुद बताओ. लो टू हाई, ये लो है, ठीक है, और ये हाँ हाई है. तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट हुई तो क्या होगा? सेल स्वेल होएगा, श्रिंक होएगा? सेल स्वेल हो जाएगा, क्योंकि अब सेल के अंदर जा रहा है वाटर. और ये मूवमेंट वाटर की होएगी, ये वाटर सोल्यूट की मूवमेंट नहीं होएगी. सोल्यूट से तो हमने बस पता लगा लिया कि वाटर कहाँ मूव करेगा, लो टू हाई मूव करेगा या हाई टू लो. अगर सॉल्वेंट दे रखा होता तो हाई टू लो, सोल्यूट ही देता है वैसे हर केस में. तो आपने यही याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में लो से हाई मूवमेंट करानी, हाई टू लो जनरली होती है, आपको वो नहीं करानी. ठीक है, ऐसे सिंपल डायग्राम बना के करना है. एक क्वेश्चन में है ना, अभी आपको होमवर्क देती हूँ. ठीक है, आप उसका आंसर है ना अभी कमेंट कर दोगे, ये लास्ट वाले क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन टू द सेल
of 0.001% weight by volume when placed in 0.009% weight by volume of NaCl सोल्यूशन। ठीक है, NaCl सोल्यूशन में आपने इतने परसेंट का, इतनी कॉन्सेंट्रेशन का सेल अगर रख दिया, देन व्हाट विल हैपन टू द सेल। आपको ये सेम ही तरीका यूज करना है एंड कमेंट मी द आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ही दोगे। ठीक है, एंड आप क्लियरली इसका आंसर दे सकते हो। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपने वो याद रखना है, ये याद रखना, सॉल्यूट लो टू हाई। आपको इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आंख बंद करके ये याद करना है, लो टू हाई। फिर आपने बस एक ये डायग्राम बनाना है कि भाई अंदर सेल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बाहर कितनी है। फिर देख लो कौन सी लो है, कौन सी हाई है, लो से हाई की तरफ मूवमेंट करा देना। फिर आपको पता चल जाएगा सेल स्वेल होएगा या सेल श्रिंक। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे। एंड यहाँ तक हम ही इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक। इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे इन द फर्दर नेक्स्ट वीडियोस। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, like, comment, share our YouTube channel, and thank you so much guys. And for latest update you can join the Telegram channel and follow us on Instagram. Thank you.